बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? अच्छा जी, थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसका हमने एक लेक्चर कर लिया है और अब सेकंड लेक्चर करेंगे। इसको थोड़ा सा लेंथी करेंगे क्योंकि इसमें कोशिश करूंगा कि ज़्यादा चीज़ें कवर करें। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको रीड करने का भी। मैं तो अभी ये जो नई बुक्स आई हैं ना, मैं तो इनका फ़ैन हो गया हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। केमिस्ट्री मुझे कोई इतनी खास नहीं थी आती, ठीक है, लेकिन अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो इतना अच्छा उसने एक्सप्लेन किया हुआ सारा। फिज़िक्स मेरी पहले भी फेवरेट थी, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ तो इतना अच्छा उसने लिंक बनाया हुआ चीज़ों के साथ और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल्स हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके अंदर जो एक साइंस का जो शौक़ है ना, वो पैदा हो सकता है अगर आप इनको तफसील से समझते हैं, पढ़ते हैं। पेपर तो देने ही देने हैं और पेपर देखें खुद ब खुद रेडी हो जाते हैं जब आपका जो नॉलेज बेस है वो अच्छा हो जाता है। आपको चीज़ों की समझ होती है, जब समझ होती है तो बंदा खुद से भी लिख लेता है। तो बहरहाल ये आज का लेक्चर जो है इंशाल्लाह इसमें हम करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है 3 वाला, इसमें फोर्स के मुतल्लिक है, कुव्वत के मुतल्लिक है ये। क्योंकि जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो मोशन है वो क्या है, ठीक है, मोशन के मुतालिक चीज़ें थी, कोई चीज़ हरकत कर रही है। अब यहाँ इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई चीज़ जब हरकत करती है, मूव करती है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो पीछे रीज़न फोर्स होती है, उस पर हम ताकत लगाते हैं, कुव्वत लगाते हैं। तो उसी ताकत कुव्वत को जो फोर्सेस की मुख्तलिफ किस्में हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं और उसके साथ फिर न्यूटन के जो कवानीन हैं 3, वो इसमें आएंगे। अब देखें यहाँ बड़ा अच्छा उसने, अब ये चीज़ पीछे नहीं थी पिछले 9th के अंदर, कि उसने 4 फंडामेंटल फोर्सेस बताई हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, बुनियादी फोर्सेस। अब वो देखें उनके नाम क्या हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटी की, जैसे ज़मीन और सूरज और बाकी जितने भी स्टार्स वगैरह हैं, जितने भी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर जितना मटेरियल मौजूद है, मादा मौजूद है, मैटर, तो एक मैटर का पीस जो है दूसरे मैटर के पीस को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो इसको हम वो ग्रेविटी कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक फोर्स है जो पूरी कायनात के अंदर छाई हुई है, फैली हुई है। पहले भी हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था। सेकंड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और फिर नंबर 4 है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 3 और 4 हैं, दोनों न्यूक्लियर हैं, न्यूक्लियस के मुतालिक है, एटम के मुतालिक है। तो इसमें केमिस्ट्री भी साथ इन्वॉल्व हो जाती है। तो पहला एक किस्म का शॉर्ट सवाल आपने यही याद करना है कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। तो ये 4 हम उनके नाम जो है वो याद कर लेंगे। अब इनको थोड़ा सा तफसीलन वो बता रहा है। ग्रेविटेशनल को इतना तफसीलन नहीं बताएगा क्योंकि ये पहले बता चुका है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, ठीक है, पहले हमने इसको पढ़ लिया है। वी ऑफ्टन टॉक अबाउट दिस फोर्स। अब ज़ाहिर है अक्सर हम औकात बात जो है इसी की करते हैं क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, हर चीज़ में नज़र आ रही है। हम ज़मीन पे बैठे में, उठे में, खड़े में, दौड़ लगा रहे हैं, तो इसी के साथ जो है वो इंटरेक्शन हमारा चल रहा होता है। इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल द 4 फोर्सेस। तो ये जो 4 फोर्सेस हैं इनमें कहते हैं ये वीकेस्ट है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है कि ये ज़मीन हमें अपने साथ बस जकड़ के रखे और हमें हिलने ही ना दे। क्योंकि जितनी बड़ी ज़मीन है, अगर इसकी उस हिसाब से फोर्स हो तो हम तो हिल ही ना पाएँ, ठीक है। तो कहता है उस हिसाब से ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। इट इज़ अ वीकेस्ट, इन चारों में ये वीकेस्ट है। बीइंग अ लॉन्ग रेंज फोर्स, डेफिनेटली ये लॉन्ग रेंज है, जैसे चांद का और ज़मीन का हमारे साथ और हमारी ज़मीन का सूरज के साथ, तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस तक भी जो है वो फील हो रही होती है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी ये जा सकती है। ऑल्दो इट बिकम्स वीकर एंड वीकर, डेफिनेटली इसका फार्मूला है कि जितना बॉडीज दूर होते जाएं उतनी ये कम से कम होती चली जाती है। एंड नहीं होता, जीरो नहीं होती, लेकिन लोएस्ट होती चली जाती है। तो बहरहाल ये ग्रेविटेशनल फोर्स के मुतालिक था। तो इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है क्योंकि ये पीछे है, बस इसमें इंफॉर्मेशन जहन में रखने वाली बात है। सेकंड जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये ज़ाहिर है मैग्नेट के मुतालिक है। पीछे भी हमने बात की थी कि जब मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है वो फोर्स फील होती है। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है कि उसमें फिर आप ये आ जाता है कि करंट गुजारते हैं तो करंट गुजारने से मैग्नेट बनता है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। सो इट इज़ द फोर्स, ये वो फोर्स है दैट काजेज द इंटरेक्शन, जो ताल्लुक जोड़ती है बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो बिजली की वजह से चार्ज उनमें आ जाता है, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली है,
ठीक है। तो बिजली के गुजरने से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ये लंबे रेंज वाली फोर्सेस हैं ये भी। द एरिया इन विच दीज फोर्सेस एक्ट, जिस जगह में, ये देखना ये याद करने वाली चीज़ है कि द एरियाज वो जगह इन विच दीज फोर्सेस एक्ट, जिन जगह पे ये फोर्सेस काम करती हैं, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ये असल बात है, फील्ड है ये, ठीक है। ये जगह को फील्ड कहते हैं। तो कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे इनका असर जो है वो महसूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो कहता है ये ग्रेविटी से स्ट्रांग होती हैं और जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उससे भी ये स्ट्रांग होती हैं। तो सबसे स्ट्रांग जो है ना वो ये वाली है, ये जो थर्ड वाली है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन सेकेंड नंबर पर ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेविटेशनल और वीक न्यूक्लियर आती हैं। तो ये भी ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। दिस फोर्स काज ऑल केमिकल रिएक्शंस। तो कहता है ये जो रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि आइंस बन जाते हैं ना, तो आइंस का रिएक्शन होता है फिर पॉजिटिव नेगेटिव आइंस का। इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल। ज़ाहिर है जब रिएक्शंस होते हैं, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर उसका भी यही है, बॉन्डिंग वाला। तो हम उसको भी तफसील से पढ़ेंगे और वो भी मैंने पढ़ के देखा, बहुत मज़े का। तो बहरहाल तो ये जो बॉन्डिंग कहता है बनती है वो इन्हीं फोर्सेस की वजह से बनती है, क्योंकि आइंस बन रहे हैं। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी बड़े लेवल पे अगर आप इसको देखें, इट इज़ पॉसिबल कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो कहता है ये जो फ्रिक्शन है जिसकी वजह से हम चलते हैं, रगड़ की कुव्वत जिसको हम कहते हैं, और ये भी हमने पीछे पढ़ा था। तो कहता है ये जो रगड़ की कुव्वत है उसके पीछे भी रीज़न ये है, जो एक रीज़न ये हो सकता है। तो बहरहाल अगेन वही बात है, इसको बहुत लेंथी, उसको नहीं डिटेल में नहीं जा रहे, मोटा मोटा बता रहे हैं। मे भी कहीं अलहदा आगे से चैप्टर आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का, लेकिन फ़िलहाल हमें थोड़ा बहुत ही उसको स्किप करना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है, एटम के अंदर न्यूक्लियस की जगह पे वो मौजूद होती हैं। इट होल्ड द एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर, यानी ये वो फोर्स है जिसकी वजह से एटम का जो न्यूक्लियस है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहता है। अब अगेन कोई वो जगह नहीं बनी होती, लेकिन वो जगह क्या होती है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स इकट्ठे रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो फोर्स है जिसने उनको इकट्ठा रखना है, और इकट्ठा भी उनको रखना है जहाँ पे प्रोटॉन्स हैं। अब एक प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव है चार्ज, दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो दोनों चूँकि पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन कहते हैं ये वाली जो फोर्स है वो ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि उनकी रिपल्शन के ऊपर भी काबू पा लेती है। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही कोई नहीं ना, प्रोटॉन फॉर एग्जांपल 4 प्रोटॉन पड़े हुए हैं। अब 4 प्रोटॉन, चारों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भिगाएंगे, क्योंकि रूल क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए ये फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि उन सारे वो जो पॉजिटिव की आपस में रिपल्शन है उसको वो होल्ड कर लेती है। तो यहाँ पे इसने ये बताना है, इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर, कि एटम के जो न्यूक्लियसेस हैं उनको वो इकट्ठा रखती है बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा रखती हैं इन द न्यूक्लियस, ओवरकम करती है, काबू पा लेती है किस पे, रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर आपस में रिपल्स कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे दिक्का मार रहे हैं, और उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो उसके ऊपर भी इन्होंने काबू पा लेना है। इट इज़ आल्सो आर शॉर्ट रेंज फोर्स। ज़ाहिर है शॉर्ट रेंज है क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो कितना का होता है, छोटा सा। तो जितने एरिया में वो प्रोटॉन पड़े हुए हैं तो उनकी कितने आपस में कितना का डिस्टेंस होगा, तो वो कहता है कितना डिस्टेंस है, 10⁻⁻14। तो इतनी रेंज होती है इसकी। इस रेंज से अगर वो बाहर चले जाएं प्रोटॉन, तो फिर ये वो जो फोर्स है ये वाली, ये ख़त्म हो जाती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन कहते हैं न्यूक्लियस के जो जर्रे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इनको हम इकट्ठा न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, न्यूक्लियस में रहने वाले, ठीक है। तो ये अगर इंक्रीज हो जाए बियॉन्ड दिस रेंज, इस रेंज से ज़्यादा इनके दरमियान फासला हो जाए, दिस फोर्स सीजेस टू एक्ट, तो ये फोर्स जो है वो एक्ट करना रोक देती है, ख़त्म कर देती है। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होगी। अब एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी वहीं मौजूद है लेकिन इसका काम कुछ और है। देखें, कहता है वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, इसकी जिम्मेदारी क्या है, फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को तोड़ना, एक किस्म का उल्टा काम करती है ये। फॉर एग्जांपल, अब ये पीछे हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव डेके, बाज़ जो हमारे एटम्स होते हैं, अगेन ये मेरे ख्याल में आइसोटोप्स, अब वही बात है, केमिस्ट्री साथ जुड़ जाती है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ें और फिज़िक्स पढ़ें तो केमिस्ट्री साथ लाजमी है। तो वहाँ पे सेकंड चैप्टर में रेडियो एक्टिव डके है कि बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके आइसोटोप्स होते हैं,
और आइसोटोप्स जो हैं, बाज़ आइसोटोप ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस है, उनका जो सेंटर है वो अनस्टेबल होता है, वो एक जगह रुकता नहीं है। तो वो अनस्टेबिलिटी फिर क्या करती है, उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, शुआएँ निकलती हैं, और वो शुआएँ निकल के तो फिर जो पीछे रह जाती है चीज़ वो स्टेबल बनती है। अब वो जो शुआएँ हैं, ताबकारी जिसको कहते हैं, रेडिएशंस, वो बेसिकली उसका जो न्यूट्रॉन है वो टूटता है अंदर से, और न्यूट्रॉन टूट के वो इलेक्ट्रॉन बनता है और एक और रेडिएशन निकलती है एंड सो ऑन। वो यहाँ थोड़ा बहुत उसने बताया हुआ है। तो कहता है ये जो काम सारा करवाया जा रहा है ना कि रेडिएशंस निकलें, न्यूट्रॉन टूटे, तो ये कौन करता है? ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस करती हैं। ये डिसइंटीग्रेशन ही हो गई ना, कि एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है, तो ये उसका उल्टा काम है। तो देखें, कहता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल बता रहा है, द वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट द बीटा डेके। वो जो रेज निकलनी है ना, तो उसको कह रहे हैं बीटा डेके, ठीक है। वो अल्फा बीटा गैमा रेज निकलती हैं, तो जो बीटा रेज निकलती हैं उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। बीटा डेके ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जैसे मैंने आपको बताया, इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कैसे? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, इस तरह। इन द प्रोसेस अ बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो आर एमिटेड। तो देखें वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है प्रोटॉन में, लेकिन वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? उसमें से बीटा रेज निकलेंगी। बीटा रेज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके अलावा भी कहते हैं एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है जिसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, न्यूट्रॉन का अपोजिट। अब ज़ाहिर है ये बहुत तफसील में नहीं हम जा सकते, ठीक है, क्योंकि अभी हमने और चीज़ें इसमें पढ़नी है। बेसिकली हम फोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मोटा मोटा वो आपको बता रहा है कि ऐसे होता है। तो ये जो बीटा डके है, ये किसकी वजह से हो रहा है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्सेस रेडियो एक्टिव डके, वही जो रेडियो एक्टिव डके का मतलब होता है वो चीज़ खराब हो रही है। डके का मतलब ये है कि एक वो जो न्यूक्लियस था वो टूट के और छोटा हो गया, अपने आप को ख़राब कर रहा है। जैसे साइकिल पड़ी होती है तो उसको जंग लग रहा है, तो हम कहते हैं ये डके हो रहा है, ख़राब होती जा रही है चीज़, छोटी होती जा रही है चीज़। तो ये डके का उस मीनिंग में आपने लेना है। तो रेडिएशंस निकलने के बाद फिर अंदर डके हो रहा होता है, ठीक है, उसका जो है तोड़ फोड़ का अमल हो रहा होता है, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्सेस रेडियो एक्टिव डके ऑफ एटम्स अकर, इनकी वजह से ये डके होता है। हाउएवर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल, ये हमने शुरू में भी पढ़ा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस से स्ट्रांग होती हैं, बट वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वीक होती हैं। और ये भी शॉर्ट रेंज होती हैं, और इसकी रेंज उसने बताई हुई है 10⁻⁻17। इसकी 10⁻⁻17 है, और ये जो स्ट्रॉन्ग वाली न्यूक्लियर थी वो 10⁻14 है। तो ये मोटा मोटा आपने इसका याद रखना है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक पैराग्राफ है जो बहुत ही अच्छा है, मज़े का पढ़ने वाला है। यहाँ पे बेसिकली ये हुआ कि हमारे एक साइंटिस्ट थे और 2-3 और साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि ये दो फोर्सेस हैं, कौन सी? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो अभी हमने पढ़ी, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो उससे पीछे वाली थी। तो कहता है इन दोनों को उन्होंने यूनिफाई किया, एक बना दिया। अब एक बनाना ये नहीं कि पकड़ के एक बना दिया, वो पहले से ही एक थी, लेकिन मुख्तलिफ हालात के अंदर वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर रही होती हैं। तो चीज़ बिहाइंड द सीन एक ही है, वो एक ही चीज़ है। तो एक ही चीज़ करना, यूनिफिकेशन करना उसकी। सो देखें, इसको पढ़ते हैं। अ पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम अलॉन्ग विद शेल्डन ग्लाशो एंड स्टीवन विमबर्ग वर अवार्डेड इन 1979, 1979 के अंदर उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ एक बहुत बड़ा प्राइज़ है पूरी दुनिया का, जो डिफरेंट फील्ड के अंदर काम करने वाले लोगों को जो है वो दिया जाता है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में एंड सो ऑन, ठीक है। और ये बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात होती है। तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे और साथ 2 और थे। तो फिज़िक्स में इनको मिला था, और कंट्रीब्यूशन उनकी क्या थी कि उन्होंने यूनिफाई किया था, यूनिफिकेशन ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक जो फोर्सेस हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। ये दोनों हमने ऊपर पढ़ी। तो इन दोनों को उन्होंने कहा कि ये एक ही फोर्स है, और इसका नाम फिर क्या रख दिया? इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस। इलेक्ट्रो यहाँ से पकड़ लिया, वीक यहाँ से पकड़ लिया, तो दोनों को मिला के इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस का नाम दे दिया, ठीक है। असल में ये डॉक्टर अब्दुल सलाम फिर यहाँ से चले गए थे, और उसके पीछे रीज़न ये थी कि ये बेसिकली कादियानी थे,
ठीक है, अहमदिये जिनको हम कहते हैं, और वो उनका बिलीव होता है कि एक और पैगंबर जो है हमें, तो जाहिर है कि वो हमारा वो रिलीजियस प्रॉब्लम है उनके साथ। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी तो थे ना, तो बहरहाल हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन हमने बहरहाल उनको भगा भगो दिया हुआ है यहाँ से, तो वो अलग एक डिस्कशन है। ठीक है, तो ये एक फिनोमेना था कि दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है, एक ही चीज़ है, और इसको हम इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस कहते हैं। आल्दो दीज टू फोर्सेस अपीयर टू बी डिफरेंट, कहते हैं आम रूटीन में हमें ये डिफरेंट लगती हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वो न्यूक्लियस के अंदर है, बीटा डिके करा रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं वो आयन बना रही होती हैं, तो कहते हैं हमें आम रूटीन में ये डिफरेंट लग रही होती हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि पीछे से एक ही होती हैं। तो ये एक पैराग्राफ जो है अलहदा से मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये हो गया कि चारों फोर्सेस क्या थी, ठीक है, उनको हमने अलहदा से डिफ़ाइन कर लिया, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्स क्या काम कर रही है, ये यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे जो 3.3 टॉपिक है वो कहता है फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये एक डायग्राम होती है, तस्वीर बनाने का एक अंदाज़ होता है, और वो उसको उसने एक अलहदा से एक टॉपिक बना दिया है, और वो इसलिए समझाया जा रहा है कि हमें ये ज़रूरी होती है डायग्राम्स बनानी जहाँ आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझना होता है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 चीज़ें डिफरेंट इकट्ठी हो रही होती हैं, तो उसमें ये जो डायग्राम है हमारी बहुत हेल्प करती है। तो उसके मुतल्लिक ये थोड़ा सा उसने बताया हुआ है। कहता है एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पे बाहर से जो जब कुव्वतें लगती हैं, फोर्सेस लगती हैं, में इंक्लूड वो क्या क्या हो सकती हैं। फ्रिक्शन लग सकती है, जगह रगड़ की कुव्वत, ग्रेविटी है, ज़मीन की जो है वो लग रही है, नॉर्मल फोर्स, ज़ाहिर है कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसके अपोजिट 90 डिग्री के एंगल के ऊपर फोर्स लग रही होती है, वो नॉर्मल फोर्स है। ड्रैग जब हम खींच रहे होते हैं, टेंशन, ठीक है, वो जो स्ट्रिंग है, धागा तना हुआ है तो उसको टेंशन कहते हैं। तो ये हमने शुरू में भी पढ़ा था कि डिफरेंट तरह की फोर्सेस होती हैं, तो एक बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक है, और ह्यूमन फोर्स, इंसानी कुव्वत भी लग रही होती है, हम खुद दिक्का लगा रहे हैं किसी चीज़ को। तो कहता है सपोज, अब इस साथ एग्जाम्पल भी दे रहा है कि एक बुक जो है वो पड़ी हुई है, और उसके ऊपर आप जो है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, और आप यहाँ से इस साइड से उसके ऊपर कुव्वत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और वो आगे की तरफ ड्रैग हो रही है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है, अब इसको इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं वो कैसे हम शो कराएंगे। तो उसके लिए देखें, ये हमने यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम है इसको हम कहते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है। तो ये जो बॉडी है, ये जो बुक है, बुक को हमने एक डिब्बे से शो करा लिया। ठीक है, उसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे को लग रही है क्योंकि हम उसको आगे को धक्का मार रहे हैं, फ्रिक्शन ऑलवेज पीछे को लगती है, उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसको देखें हमने इस साइड को शो कराया है। अप्लाइड फोर्स ज़ाहिर है उसको लग रही है आगे की तरफ। नॉर्मल फोर्स डेफिनेटली ऊपर को लगनी है कि जो उसका वेट है उतने वेट के हिसाब से उतनी फोर्स ऊपर को लग रही होती है, और वेट डेफिनेटली डाउनवर्ड लग रहा होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब ये देखें एक डायग्राम जो है उसके अंदर तमाम फोर्सेस को हमने शो करा दिया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे उसने ये एक एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन वगैरह ये पूरा आपको याद कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं साथ बता देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम्स आर यूज्ड, इनको इस्तेमाल करते हैं टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड मिकदार कितनी है फोर्सेस की, एंड डायरेक्शंस और उनकी सिमत कितनी है, ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो भी फोर्सेस लग रही हैं एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, किसी भी एक हालात के अंदर। ठीक है, तो ये किस्म की डेफिनेशन है कि फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होती हैं। इन अदर वर्ड्स, अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ स्पेशल एग्जांपल, कहते हैं एक खास किस्म की ये मिसाल होती है ऑफ द वेक्टर डायग्राम, क्योंकि ये देखिए इसमें वेक्टर्स ही बना रहे हैं। वेक्टर क्या होता था कि एक सीधी लाइन लगाते थे और उसके आगे तीर का निशान लगाते थे, तो ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो वेक्टर डायग्राम ही उसकी एक स्पेशल किस्म है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। तो बहरहाल तो ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये डेफिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है वो आप कर लें। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें यह कि होता कैसे है, कैसे इसको ग्राफ बनाया जाता है, ऐसे कह लें। तो वो कैसे वाला जो एक किस्म का लॉन्ग सवाल है वो यहाँ पे अगर आ जाए कि फ्री बॉडी डायग्राम को वर्कआउट कैसे करती है, कैसे उसको बनाया जाता है, तो आप फिर ये वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिख सकते हैं। खुद से समझ के लिख लें या वटएवर जैसे भी रट्टा मारना है। तो कहता है यूजुअली द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स, मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट जो है उसको बॉक्स से हम शो कराते हैं। एंड द फोर्स एरोज,
ठीक है। फोर्स के जो एरोज हैं आर ड्रॉन आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकालते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से सेंटर से आपने निकालना है कि जी इधर को जा रहे हैं उधर को जाना है, तो वहाँ से हम उसको निकालते हैं। द लेंथ ऑफ द फोर्स एरो, वो जो लाइन है वो लाइन कितनी लंबी होगी, रिफ्लेक्ट द मैग्नीट्यूड, वो बताती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे 10 न्यूटन की फोर्स है तो उसको हम 10 मीटर तो है नहीं, वैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा सकते हैं, या एक स्केल बना लेते हैं उसका, तो वो मैग्नीट्यूड शो करता है उसका, ठीक है। और एरो हेड इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन जो है उसकी क्या होनी चाहिए, इन विच द फोर्स एक्ट्स। ईच फोर्स इज लेबल टू इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, और साथ लेबलिंग भी कर देते हैं कि अब देखें जी ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल फोर्स है, तो ये सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर। वो आप अपनी वर्डिंग में कर लें या वैसे कर लें। तो ये दो, एक उसकी डेफिनेशन और एक उसका काम कैसे होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल, न्यूटन के तीनों लॉज, ये हमने पढ़ने हैं। न्यूटन के बहुत मशहूर ये बंदा था, न्यूटन साइंटिस्ट था। यहाँ उसने साइड पे बताया हुआ, सर आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन लिंकनशायर ऑन जनवरी 4, 1643, 1643, ठीक है। इतना ज़्यादा, ये तकरीबन 350-400 साल पुरानी बात जो है हम इसमें कर रहे हैं। द नेम ऑफ हिज फेमस बुक इज़ प्रिंसिपिया मैथमेटिका, तो बहरहाल वो पुरानी लैंग्वेज है इंग्लिश वाली, तो ये उसकी बुक का नाम है। उसके अंदर ये चीज़ें उसने लिखी थी जो आज तक हम पढ़ रहे हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये है तो बेसिक चीज़ें, लेकिन इनको पढ़ना फिज़िक्स में बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी आसान हो जाती हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कहते हैं ये आम हमारी ऑब्जर्वेशन है कि एक फोर्स चाहिए होती है टू मूव, हरकत करवाने के लिए, आर टू स्टॉप अ बॉडी, किसी बॉडी को रोकने के लिए। आम रूटीन है, कोई चीज़ चल रही है तो आप हरकत उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो रुकेगी, कोई पड़ी हुई है रुकी हुई है, साइकिल रुकी हुई है, उसको धक्का लगाएंगे तो वो चलेगी। तो फोर्स रिक्वायर्ड होती है किसी चीज़ को रोकने के लिए और उसको चलाने के लिए। अब बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है जैसे यहाँ आपके सामने, रिमेन्स देयर, वहाँ पड़ी रहेगी, अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट, जब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं उसको वहाँ से हरकत देने के लिए। अब बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर, एक गेंद जो आप ज़मीन के ऊपर जो है वो रोल कर देते हैं ऐसे, ठीक है, कंटिन्यू टू मूव इन द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। यहाँ डेफिनेटली फ़ौरन आपके जहन में आएगा वो तो रुक जाता है, तो वो रुकता इस वजह से है कि उस पर फोर्स लग रही होती है, ठीक है ना। जब से आप बुक पड़ी हुई है तो उस पर अब फोर्स कोई नहीं लग रही, ठीक है, वो डेफिनेटली कुछ नहीं लग रहा। लेकिन जब एक बॉल आप ज़मीन पर आगे की तरफ चलाते हैं तो उस पर फ़ौरन फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, और वो कौन सी है? ग्रेविटी की फोर्स। ग्रेविटी की फोर्स, फ्रिक्शन वाली फोर्स, फिर वो जो जिस हवा में से गुजर रहा है उस हवा की जो फ्रिक्शन है वो लग रही है। तो ये सारी 2-3 फोर्सेस लग के उसको रोक देती हैं, हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो फोर्स लगती है, इसी वजह से रुकता है। इसी तरह अगर ये बॉल आप वो स्पेस में ले जाएं और स्पेस में ले जाके एक खास वेलोसिटी से उसको फेंक दें, पुश कर दें स्पीड के साथ, उसकी फोर्स लगा दें कुछ, तो फिर उसने मुसलसल चलते रहना है, वो कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही उसके ऊपर, वो चलती रहनी है। तो बहरहाल फोर्स वहाँ पे नहीं होती, और ये उसने आगे बताया हुआ है। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इट इज़ नॉट ट्रू, द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, इन फैक्ट एन अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन, वो लग रही है, अपोज करती है, वो रोकती है, काजेज द बॉल टू स्टॉप। न्यूटन एक्सप्रेस सच ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट लॉ, तो यहाँ से ये फर्स्ट लॉ हमारा स्टार्ट होता है। और ये क्या है? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, याद करें, इसको लिख के देखें। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, एक बॉडी क्या करती है? कंटिन्यू रखती है, जारी रखती है, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी रेस्ट की हालत को, उसको ख़त्म नहीं करना चाहेगी, कहेगी बट ठीक है मैं रेस्ट करती रहती हूँ। और या फिर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, अगर वो चल रहा है तो अपनी मोशन को भी वो कंटिन्यू रखना चाहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस आ गया बीच में, एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हम उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ भी गया, इजी काम है। तो अब ये डेफिनेशन याद करनी है। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप्स सडनली, कहता है जब तेज़ी से एक बस जा रही हो और अचानक से ब्रेक उसकी लगाई जाए, द पैसेंजर्स टेंड टू बेंड फॉरवर्ड, तो जो सारे बैठे होते हैं वो आगे की तरफ झुकते हैं, आगे की तरफ उनको पुश लगता है, ठीक है। तो उसकी रीज़न यही है कि वो पहले मूव कर रहे थे और बस ने एकदम से ब्रेक लगाई है, तो उनकी जो मूवमेंट है उसको रोका जा रहा है। तो मूवमेंट को रुकने से हम जो है वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं बस चली जाएं, अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखें,
लेकिन वो ब्रेक जो है वो हमें रोकती है, तो इस वजह से हम आगे की तरफ बेंड होते हैं। इट इज़ बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, ठीक है ना, ये इसी वजह से है कि वो जो पैसेंजर हैं अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट, अब बस रुकी हुई थी और एकदम तेज़ी के साथ वो चलना चाह रही है, तो फिर पैसेंजर पीछे को तरफ जाएंगे, ठीक है, वो पीछे को पुश होंगे कि पहले वो तो रुके हुए थे, अपने आप को रुके हुए रखना ही चाह रहे हैं, लेकिन बस उसको एकदम से चलाती है तो इसलिए वो पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये रुके रहना या मूव करते रहना, अपनी बात जो सिचुएशन है उसको चेंज ना होने देना, यही हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो आगे फिर अगले इसके अंदर कहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट्स मोशन, एक बस चल रही है तो उसको चलते रहना चाहिए विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, अगर इंजन उसमें फोर्स नहीं भी लगा रहा। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इफ द इंजन स्टॉप वर्किंग, अब इंजन अगर हम बंद कर देते हैं, द बस कम्स टू रेस्ट, बस रुक जाती है आफ्टर कविंग सम डिस्टेंस, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसने रुक जाना है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द बस एंड द रोड, क्योंकि टायर्स लग रहे हैं ना ज़मीन के साथ, तो टायर्स का और रोड का जो फ्रिक्शन है जो उसको अपोज कर रही है उस मोशन को, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको रोक देना है। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन द अर्थ, और जाहिर है इसी तरह जितनी भी चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर मूव कर रही हैं और स्टॉप, उनको रोक लिया जाता है बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इफ़ यू वर इन आउटर स्पेस, ये वो मैंने बात भी की थी कि अगर आप स्पेस में हैं, बाहर हैं, ज़मीन से बाहर चले गए हैं, एंड थ्रो एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को फेंकते हैं अवे, दूर, वेयर नो फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, अब वहाँ उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हरकत जारी रखेगा फॉर एवर, हमेशा के लिए, विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक खास वेलोसिटी के साथ, ठीक हो गया। अब ये असल में देखें, इसको जो आप तैयार करना है तो आपने ये करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन होती है हमेशा, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी डेफिनेशन याद करें। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन पूछता है तो फिर ये वाले जो पैराग्राफ है ना, मेरा ख्याल में ज़्यादा बेहतर है एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ये आप साथ दे दें, और एक्स्ट्रा उसमें देना तो ये नीचे भी एक दो डेफिनेशन आ रही है, वो भी आप उसके साथ दे सकते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो प्रोवाइडेड अस अनदर डेफिनेशन, तो कहता है यहाँ से एक और डेफिनेशन निकलती है, किसकी, फोर्स की। तो फोर्स क्या है, अब फोर्स की अलहदा से भी डेफिनेशन एक और आ रही है, पीछे भी होगी, अब ये एक और है। फोर्स इज एन एजेंसी, फोर्स एक ऐसी चीज है विच चेंजेस, जो तब्दीली लाती है, और टेंड टू चेंज, या चेंज लाने की कोशिश करती है, किसमें, द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की हालत में चेंज लाना चाह रही है, आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसके अंदर चेंज लाना चाह रही है। तो फोर्स बेसिकली क्या है कि ये एक एजेंट है चेंज लाने का, उसको फोर्स कहते हैं। अब वो चेंज ला पाता है कि नहीं ला पाता वो अलग बात है। अब दीवार को धक्का मारते रहे, उसमें चेंज तो नहीं आनी, लेकिन फोर्स तो लग रही है, तो वो ट्राई तो कर रही है ना, ट्राई, टेंड टू ट्राई, ठीक है, ये वो बात कर रहा है कि चेंज कर लेती है और टेंड टू चेंज, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है फोर्स की, बाकी डेफिनेशनों को छोड़ के इसको ज़रूर आप याद करें। तो कहता है इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फोर्स काजेज एक्सेलरेशन, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जो आगे आपको काम आनी है कि फोर्स क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, किसी चीज़ को तेज़ करना या किसी चीज़ को रोक लेना, तो फोर्स यही तो कर रही है, या रोक रही है या उसमें मूवमेंट ला रही है। तो फोर्स क्या करती है, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब यही जो हमारा फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया को वो अलहदा से डिफाइन कर रहा है। इनर्शिया बेसिकली क्या है कि कोई भी बॉडी जो अपनी प्रेजेंट हालत को मेंटेन रखना चाह रही है ना, यही इनर्शिया होता है। इनर्शिया होता है कि आप चेंज लाने के अपोजिट जा रहे हैं। जैसे बड़े बूढ़ों में चेंज नहीं आती, उनको हम कोई नई चीज़ बताना चाह रहे होते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारे बस से बाहर है, यानी दैट मीन्स उनमें इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है। एक बंदा जो चेंज फटाफट हो जाता है, हम कहते हैं इसमें इनर्शिया ही नहीं है, ठीक है। तो और यही चीज़ चीज़ों के अंदर भी है कि एक बॉडी पड़ी हुई है और हमें उसको मूव करना पड़ रहा है, तो जितनी फोर्स लगानी पड़ रही है उसके इनर्शिया की वजह से है कि भाई वो इनर्शिया है, वो वहाँ पर रुका रहना चाह रहा है। एक बॉडी जो मूव कर रही है वो मूव ही करती रहना चाह रही है, तो ये इनर्शिया आएगा। देखिए अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो कहता है एक नेट फोर्स अब क्या है ये भी अब मसला है। फोर्स होती है, एक आपने फोर्स लगा दी, लेकिन एक बॉडी जो है ना कोई, उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका प्लस माइनस करके क्या बना है। एक 10 न्यूटन की प्लस वाली फोर्स लगा रहे हैं, एक -5 की फोर्स लगा रहे हैं, तो 10 में से 5 निकालें तो पीछे 5 फोर्स बचती है, तो उसको कहते हैं नेट फोर्स। तमाम फोर्सेस का जो मजमुआ है वो क्या है, नेट फोर्स है।
वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती हैं। तो नेट फोर्स टोटल, आप ये कह लें टोटल। अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की वेलोसिटी को चेंज करना है, आपको उस पर नेट फोर्स लगानी है। फॉर इंस्टेंस अ नेट फोर्स मे काज अ बाइसिकल टू पिक अप स्पीड क्विकली। ठीक है, एक बाइसिकल की स्पीड तेज करनी है, नेट फोर्स लगाई, तेज कर ली। बट व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू अ ट्रक, उतनी ही फोर्स आपने जितनी बाइसिकल पे लगाई थी वो आप ट्रक पे लगा दें, एनी चेंज इन द मोशन मे नॉट बी ऑब्जर्व्ड, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं नजर आएगी क्योंकि ट्रक है वो। ठीक है, आपकी तो वो फोर्स कितनी क्या, थोड़ी सी फोर्स लगाई है। वी से दैट द ट्रक हैज मोर इनर्शिया। अब ये समझने वाली बात, हम ये कह सकते हैं कि ट्रक में इनर्शिया ज़्यादा है, उसमें आप चेंज नहीं ला पाए। जैसे बड़े बूढ़ों में कहते हैं कि वो नहीं है, उसमें चेंज आ रही, तो ट्रक के अंदर इनर्शिया ज़्यादा है साइकिल के मुकाबले में। अब यहाँ से ये डेफिनेशन टाइप बनती है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो जो मास होता है किसी बॉडी का, वही बेसिकली उसका इनर्शिया है, क्योंकि जितना मास ज़्यादा होना है उतना इनर्शिया ज़्यादा होना है, उतनी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। ठीक हो गया, और साथ इनर्शिया की डेफिनेशन भी आ गई। तो पहले डेफिनेशन, फिर ये दो लाइनें आपने साथ करनी है। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की वो खसूसियत, टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को वो मेंटेन रखना चाहे, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या वो मूव करना चाह रहा है तो उसको वो मेंटेन रखना चाहे इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना बॉडी की, जो आप उसको रोक के रखना चाह रही है या चलते रखना चाह रही है, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द रूल ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दिस लॉ इज समटाइम कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है, इसको बाज़-औक़ात क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये देखें साथ उसने एग्जाम्पल भी बताई हुई है कि ये जो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि बर्तन या कोई चीज़ पड़ी हुई है और नीचे उसका जो है कवर पड़ा हुआ है, तो कवर को एकदम तेज़ी के साथ आप खींचेंगे तो बर्तन वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि बर्तनों के अंदर इनर्शिया, उनका मास है। लेकिन चूँकि बड़ी तेज़ी के साथ आपने किया है तो वो उसको रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो फोर्स, जो फोर्स हम उस कपड़े पे लगा रहे हैं, वो फोर्स ट्रांसफ़र नहीं होगी उन चीज़ों के अंदर, तो इसलिए वो वहीं के वहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे तो हमारी जो फोर्स लग रही है वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसलिए तेज़ी के साथ करते हैं तो फिर वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये बहरहाल आई थिंक इतना इनफ है, मैं भी थक गया हूँ। मेरी वो उम्मीद थी कि मैं बाकी भी करवाऊँगा, लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो आधे घंटे का जो लेक्चर है दैट इज़ इनफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों का हम कर लेंगे। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।